जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में हिंदी वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे थे, आपको न्यूमेरिकल समझा दिया गया था, बट हम उस न्यूमेरिकल को कंटिन्यू कर लेते हैं। आफ्टर दैट फिर हम बात करेंगे कि आगे वाली टॉपिक कौन सी होगी। ओके आपको पिछले क्लासेस में इस न्यूमेरिकल को समझा दिया गया था। देखिए इस न्यूमेरिकल को फिर से हम कंटिन्यू ही कर लेते हैं कि आपको क्या है कि देखिए इस न्यूमेरिकल में दिया गया था आपतित किरण का इक्वेशन दिया गया था वेक्टर के फॉर्म में। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि प्रवर्तित किरण का इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में क्या होने जा रहा है। अच्छा तो देखिए क्या क्या दिया हुआ था। आपतित किरण का जो इक्वेशन था वह था शायद 1/2 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस √3 k कैप। ओके और आपसे पूछा जा रहा था कि r कैप क्या होगा। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आए उसमें देखना ये होता है कि हमें यूनिट वेक्टर i कैप दिया है, मतलब आपतित किरण की तरफ का इक्वेशन दिया है, प्रवर्तित किरण का इक्वेशन पता करना है और नॉर्मल का इक्वेशन नहीं दिया है। आपको जब हम प्रवर्तन पढ़ा रहे थे तो वहां पर बेसिक में एक बात बताया गया था कि इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच एक इक्वेशन होता है जिसे दिया जाता है i कैप डॉट n कैप डॉट r कैप इज इक्वल्स टू 0। ये था फर्स्ट रिजल्ट। और एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके पास आया था, वो किस तरह से था कि अगर हमें प्रवर्तित किरण का इक्वेशन लिखना है तो r कैप इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2 इंटू n कैप इंटू i कैप डॉट n कैप, यही था। अच्छा इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा समझेंगे कि अगर हमको कोई तीसरा वेरिएबल, मतलब इन दोनों में से कोई तीनों में से कोई एक चाहिए तो कम से कम दो पता होनी चाहिए। यहाँ भी देखिए अगर प्रवर्तित किरण का इक्वेशन पता करना है, आपतित किरण का इक्वेशन पता होना चाहिए और साथ ही साथ एक कोई ना कोई नॉर्मल पता होना चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन पता होना चाहिए। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में बता दिया गया था कि जो दर्पण है वह किस प्लेन में है, तो दर्पण आपकी yz प्लेन में है। यानी yz प्लेन का मतलब देखिए अगर मैं अपने हाथ को मानता हूँ कि y है और यह z है तो यह yz प्लेन हो गया। देखिए दिस इज y एंड दिस इज z, तो यह कौन सा प्लेन है, yz प्लेन है। और yz प्लेन पे जैसे ही लंबवत या नॉर्मल डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, तो आपको पता है कि यदि यह y है यह z है तो ये कौन सा डायरेक्शन है, x डायरेक्शन। और आपको पता है कि दर्पण पर अभिलंब क्या होती है, लंबवत होती है। यही तो है आपकी दर्पण, और दर्पण पे अभिलंब लंबवत होती है, यानी कि अभिलंब की दिशा किधर होगी, तो अभिलंब की दिशा x एक्सिस की तरफ होगी। और आपको पता है कि x एक्सिस का यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम i कैप लिखते हैं, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं i कैप। ओके यानी कि अब हमें क्या क्या मालूम हो चुका है। देखिए अगर हम इस इक्वेशन से सोल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या मालूम है, i कैप मालूम है, यहाँ पे n कैप भी मालूम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, i कैप मालूम, n कैप मालूम, तो हमें आसानी से क्या मालूम हो जाएगा, r कैप मालूम हो जाएगा। अब सबसे पहले करते क्या है, देखिए प्रवर्तित किरण का इक्वेशन के लिए हमको i कैप माइनस 2 इंटू n कैप इंटू i कैप डॉट n कैप चाहिए। ओके क्या क्या मालूम है, देखिए i कैप का वैल्यू मालूम है 1/2 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस √3 k कैप। ओके क्या चलिए यानी कि i कैप मालूम है और n कैप अभी निकल के आ चुका है, वह किधर होगा, i कैप की तरफ। यानी कि दो इक्वेशन मालूम है तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, r कैप। अच्छा इस फॉर्मूले को जरा सा देखिए, यहाँ पर हमको डॉट प्रोडक्ट करना i को और n को। तो देखिए मेरे पास i यहाँ है, n यहाँ है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं i कैप डॉट n कैप। और आपको पता है कि a डॉट भी करना है, जब एक वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो i को i के साथ डॉट करते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ करते हैं। जैसे देखिए i को i से करेंगे तो 1, बट i को j से 0, क्योंकि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, cos 90 का वैल्यू 0, यहाँ भी cos 90 का वैल्यू 0, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में होती है a b cos थीटा और cos 90 का वैल्यू 0। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 1 प्लस 1/√3 इंटू 0 प्लस √3 इंटू 0 और लास्टली आपको क्या मिलने वाला है 1/2। यह किसका रिजल्ट आया, i कैप डॉट n कैप।
यानी कि हमें आई कैप और एन कैप मालूम है, यहाँ पे रखेंगे, एन कैप भी मालूम है, आई कैप भी मालूम है। जब तीनों को वहां पे पुट कर दिया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, आर कैप मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ए रिजल्ट हम ध्यान रखेंगे कि हमें ए मिल चुका है। अब देखिए आर कैप निकालने के लिए तो तुरंत आर कैप के पास आएंगे, आई कैप, तो आई कैप का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन, तो 1/2 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस √3 के कैप, यानी कि हमने आई कैप लिख दिया -2 और एन कैप का वैल्यू किधर है, आई कैप के करीब। अच्छा अब देखिए आई कैप डॉट एन कैप और आपने यहाँ पे निकाल लिया है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1/2, ऐसे कैंसिल। अब देखिए क्या बचा 1/2 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस √3 के कैप माइनस देखिए आई, और पुनः क्या करेंगे आई से आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ -1 तो माइनस हाफ, तो यहाँ से रिजल्ट आया -1/2 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस √3 के कैप, यह हो गया आपका। यानी कि हमें इस इक्वेशन को निकालने के लिए आई कैप दिया हुआ था, एन कैप हमने पता कर लिया, तो हमें क्या मालूम हो गया, आर कैप। यानी कि ध्यान देना है कि कभी भी फिफ्थ टाइप के प्रॉब्लम में हमने क्या क्या देखा कि किसी दो इक्वेशन, किसी भी दो किरण कर सकते हैं, यानी आपतित किरण या प्रवर्तित किरण का इक्वेशन दिया है तो नॉर्मल का इक्वेशन पता कर सकते हैं, या तीन वेरिएबल में कोई दो मालूम हो तो आप तीसरा निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारी बेसिक और कुछ अच्छे प्रॉब्लम को हमने कंटिन्यू कर लिया, जिसमें हमने आपको 5 टाइप के प्रॉब्लम बनाए हैं, बताए गए हैं। उस टाइप के प्रॉब्लम को बार बार प्रैक्टिस करें, आप वीडियो को दोबारा देखें, रिवाइज करें, क्योंकि देखिए जितना टाइप के प्रॉब्लम को टच कर दिया गया अभी तक उतने ही टाइप के प्रॉब्लम को हर एक अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, आईएससी में क्या है, आईएससी के लिए थोड़े जैसे आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, अब बोर्ड मॉडल शुरू होने वाला है जिसमें हम समतल दर्पण की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सारी चीजें, और ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए अभी प्रकाश के बारे में वो सारा ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले 2 मिनट में आपको अभी तक जितना पढ़ पाए रिकॉल करेंगे, पुनः एक नई टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, नई टॉपिक को शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज का और ख्याल रखा जाएगा, देखिए बहुत सारे बच्चों का, जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आया था व्हाट्सएप पे भी कि सर इसका डाउट है, जैसे कुछ लोगों का डाउट आ रहा है, तो मैंने सोचा है कि आप अभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जितनी भी डाउट हो रही है सारा हमें भेजें, एक बार जब कलेक्टिव डाउट हो जाएगी, अच्छा खासा डाउट हो जाएगा, तो उसका एक स्पेशल क्लासेस करके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, अब जरा सा देखते हैं कि सबसे पहले तुम रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए शुरू के क्लासेस से रिकॉल करते हैं कि फर्स्ट क्लास में हमने प्रकाश क्या है ए जाना, फिर विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जाना, पुनः प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में जाना, फिर हमने देखा कि हमें तरंग की प्रकृति पढ़नी है और कण की प्रकृति के लिए स्पेशल चैप्टर बना था। अच्छा, और आगे पढ़े थे तो तरंग की प्रकृति में भी हमें दृश्य प्रकाश के बारे में पढ़ना, उसका वेवलेंथ का रीजन जाना, फिर हमने देखा था आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आप प्रवर्तन और अपवर्तन के बीच एक छोटा सा ब्रीफ डिफरेंस देखा, उसके देखने के बाद एक अच्छा सा रिजल्ट देखा कि आई कैप डॉट एन कैप डॉट आर कैप इक्वल्स टू 0। उसके आगे जब कंटिन्यू किया गया था तो हमने देखा कि क्या होता है विचलन कोण निकालना सीखा, उसके लिए सारे फॉर्मूले हमने देख लिया कि पाई माइनस 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा समथिंग जो फॉर्मूला था, और हमने देखा 2 पाई माइनस 2 थीटा वाला फॉर्मूला। उसके जस्ट आगे आए तो हमने देखा कि इफेक्ट क्या होगी यदि आपतित किरण को घुमाया जाए, चाहे आपतित किरण को कुछ एंगल से मूव करा दे, पुनः दर्पण को कुछ एंगल से मूव करा दे। इस सारा कॉन्सेप्ट करने के बाद हमने टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ गया, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हमने यह देखा था कि दर्पण के प्रवर्तित किरण पर क्या प्रभाव होगी यदि आपतित किरण और दर्पण को मूव कराया जाए। उसके जस्ट बाद एक वेक्टर वाला क्वेश्चन देखा। हाँ, वेक्टर वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट आ रही थी, तो देखिए क्या है ना कि आपका वेक्टर अगर अच्छा है, पढ़ा हुआ अच्छा खासा वेक्टर की समझ है, फील है वेक्टर के बारे में, तो आपको उन सारे क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ ठीक है, कुछ समय बाद 11th के लिए जब बैचेस शुरू होंगी ऑनलाइन क्लासेस में, तो वहां पर पहले बेसिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद वेक्टर पढ़ाया जाएगा, आप उससे हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आपको कहीं भी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके जस्ट आगे हमने कंटिन्यू किया कि एक मंकी टाइप प्रॉब्लम था, और लास्ट प्रॉब्लम हमने यह देखा कि जैसे तीनों जो मेरे किरण है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, नॉर्मल के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो दो रिलेशन को इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और उसका यूज कैसे किया जाता है तो आपने यहाँ पे देख लिया। और हमेशा ध्यान रखिए कि कम से कम 2 दिया रहेगा, और क्या होता है ना कि एक इस तरह से दिया
क्या रहेगा कि क्वेश्चन में ही वो छुपा रहेगा, बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आफ्टर डेट उसे कंटिन्यू करनी है। चलिए, तो इस तरह से बेसिक का पार्ट 1 खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। फिर हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण है उसके सामने यदि कोई वस्तु है तो उसका वेग बढ़े और घटे, वस्तु अगर ऐसे मूव करे यानी लंबवत मूव करे, समानांतर मूव करे, ऊपर नीचे मूव करे, तब उसके प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर यहाँ पे भी अच्छे अच्छे रिजल्ट को जाएंगे। देखिए, हमने सोचा है कि यहाँ पर छोटी छोटी डिफिनेशन, जैसे दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वस्तु किसे कहते हैं, वास्तविक, आभासी, प्रतिबिंब, रियल हो गया, फिर उल्टा सीधा, ये सारी जो चीजें आपने 9th क्लासेस में पढ़ी है यहाँ भी आपको बताया जाएगा, बट मैं यहाँ पर आपको बोल करके समझा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाएंगे, या कुछ दिनों बाद जैसे नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको एक अच्छा ब्रीफ, अच्छा नॉलेजेबल या ब्रीफ कह सकते हैं, उसे क्या करेंगे कि सारे को हैंड रिटेन करके हिंदी वाले के लिए हिंदी में और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में क्या पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, जिस तरह से हमने फर्स्ट क्लासेस में सबसे पहले एक बाउंड्री बनाया कि इस चलो फर्स्ट पार्ट को पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजों की आवश्यकता है, उसी तरह से अब हमें समतल दर्पण के बारे में तो पढ़ना है। अब समतल दर्पण को पढ़ने के लिए जो जो चीजें जरूरी होंगी उसके बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम फिर से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। और देखिए, समतल दर्पण एक बार अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को डील कर लेंगे। यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, जितने टाइप का प्रॉब्लम अभी तक पूछा गया है या मोस्ट प्रोबेबल पूछा जा सकता है, उन सभी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मेरा काम होता है कॉन्सेप्ट बता देना, आपको बस क्या करना है, बुक से हम आपको बताएंगे कि कब से आपको बुक की तरफ जाना है, क्योंकि अभी हम बुक में नहीं गए हैं। हाँ, जब आपको बोला जाए कि अब हम बुक के क्वेश्चन आप प्रोसीड कर सकते हो, बना सकते हो, तब बनाएं। और जो भी प्रॉब्लम हो या तो ग्रुप में भेजें या कमेंट करें, आपके सारे कमेंट को एक बार क्या किया जाएगा, वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए, ओके, तो हेडिंग डालेंगे प्लेन मिरर, इमेज बाय प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। चलिए, तो यहाँ पर हमको 2-3 पॉइंट ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण। वहां पर क्या पढ़ना है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। तो सबसे पहले तो ये होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उससे पहले हम जानेंगे वस्तु किसे कहते हैं, उसके बाद एक चीज उससे भी पहले हमको यह जानना है कि दर्पण है क्या। ठीक है, यानी दर्पण के बारे में जानेंगे, पुनः वस्तु के बारे में जानेंगे, पुनः हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, तब हम पुनः क्या करेंगे, धीरे धीरे समतल दर्पण की तरफ प्रोसीड करेंगे। और 1, 2 या 3 लेक्चर में समतल दर्पण के सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को खत्म कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण की तरफ चलेंगे, जहां पर हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं मिरर दर्पण। अब दर्पण क्या है, तो दर्पण क्या होती है, परावर्तक सतह होती है, जो कैसी हो सकती है, समतल भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो देखिए, दर्पण है हमारे पास 2 तरह की है, एक है प्लेन मिरर और एक है इसको बोलते हैं समतल दर्पण, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। सही है। अब देखिए, समतल दर्पण क्या है, तो वैसी दर्पण या वैसी प्रवर्तक सतह जिसकी सतह क्या होती है, समतल होती है, तो उसको बोलते हैं समतल दर्पण। और वैसी प्रवर्तक सतह जिसकी प्रवर्तक सतह कैसी होती है, कर्व होती है, वक्र होती है, उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। अच्छा, अब क्या है, गोलीय दर्पण के पुनः 2 पार्ट हैं, जो आपने 9th क्लासेस में पढ़ा है या 10th क्लासेस में, अवतल दर्पण और पुनः पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। ओके, अभी मेरा मेन फोकस कहाँ है, तो अभी मेरा मेन फोकस है समतल दर्पण। समतल दर्पण के सारे एस्पेक्ट्स, जितने भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम होंगे, जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, सारे डिस्कशन करने के बाद हम कहाँ स्विच करेंगे, गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। ओके,
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमने दर्पण देखा कि दर्पण एक प्रकार की प्रवर्तक सतह होती है जिसकी सतह समतल भी हो सकती है और वक्र भी हो सकती है। समतल सतह को समतल दर्पण और गोलीय सतह या वक्र सतह को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा वस्तु किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम छोटी छोटी डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बारे में एक अच्छा नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, अगले क्लासेस में आपको मिल जाएंगी। देखिए सबसे पहले है कि वस्तु किसे कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये इट इज अ सोर्स, यह क्या है, आपतित किरण की स्रोत है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वस्तु होती है वहां से सारी आपतित किरण बाहर की तरफ निकलती है। जैसे हम मान लेते हैं कि यह हमारे पास वस्तु है, तो यहां से आपतित किरण क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि वस्तु जो होती है वह आपतित किरण की स्रोत होती है। अच्छा, अब क्या है, वस्तु को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगी वह दो तरह की ऑब्जेक्ट होती है। फर्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा है लाइन ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बिंदु वस्तु, यानी कि वैसी वस्तु जिसकी बीमा जिसकी साइज बहुत ही छोटी हो, और दूसरा है रेखीय। अब देखिए जैसे ही आप ये सारी चीज आपसे कहीं पूछी नहीं जाएगी, हाँ बट ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, लाइन ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु वस्तु है और दूसरा है रेखीय, मतलब रेखीय वस्तु या लाइन ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या है कि देयर इज नो क्राइटेरिया, मतलब कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा मतलब क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम कह सके कि यह पॉइंट है और यह लाइन है। यह एक प्रकार की क्या है, तो यह एक प्रकार की रिलेटिव टर्म है। ठीक है, यह एक प्रकार की रिलेटिव टर्म है। जैसे देखिए इसको समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास मानते हैं कि एक हाथी है और इधर एक चींटी है, सही है। अब देखिए जरा, अगर हाथी चींटी को देखती है, हाथी चींटी को देखती है, इसका मतलब चींटी बहुत छोटी दिखेगी, तो हाथी के लिए चींटी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बट यदि यही चींटी हाथी को देखती है, इसका मतलब चींटी के लिए हाथी लाइन ऑब्जेक्ट है। यानी कि यह इस बात पे डिपेंड करता है, यह इस बात पे भी डिपेंड करता है कि, तो क्या देखा गया कि जो हाथी के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है और चींटी के लिए लाइन ऑब्जेक्ट है, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कौन किसको देख रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक मार्कर है, तो अभी मेरे लिए लाइन ऑब्जेक्ट है, इसकी बड़ी साइज है, बट जैसे जैसे यह दूर चली जाएगी तो देखा जाएगा कि धीरे धीरे इसकी साइज छोटी होती जाएगी और यह पॉइंट ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसे हम लाइन ऑब्जेक्ट कहेंगे, किसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसीलिए देखिए कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो खुद लिख देगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है कि लाइन ऑब्जेक्ट लेना है। तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि लाइन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर कि वस्तु कितनी दूर पे रखी गई है प्रवर्तक सतह से, दूसरा कौन किसको देख रहा है। जैसे हम यदि ऑब्जर्वर हैं और हम किसी इस वस्तु को इतनी समीप से देखते हैं तो यह क्या है, लाइन ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे यह दूर चली जाएगी तो इसका साइज घटता जाएगा और यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट में हो जाएगी। चलिए ओके, अब क्या है कि ऑब्जेक्ट को पुनः दो भागों में बांटा गया है, यानी कि लाइन ऑब्जेक्ट है और पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका भी दो पार्ट है। सिंपली सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पुनः दो पार्ट है, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए ये सारी चीजें 9th और 10th क्लासेस में पढ़ने थी, इसलिए हम यहाँ पर आपको बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जो हमें इस समतल दर्पण को पढ़ने के लिए जरूरी। क्यों, क्योंकि अब आपसे कोई यह नहीं पूछेगी कौन वास्तविक वस्तु है कौन आभासी वस्तु है। क्या होता है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, रिजल्ट लाओगे, तो आपको बताना होता है कि कैसी ऑब्जेक्ट है, कैसा प्रतिबिंब है, इरेक्ट है मतलब सीधा है कि उल्टा है। तो बस हमको इसकी छोटी छोटी जानकारियां लेनी है कि अच्छा चलिए रियल ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं। जब रिजल्ट आएगा तो इसका यूज करना, और इसके बारे में जो सारा है ग्राफिकल फिगर के रूप में अच्छे से समझा करके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर हमारा टाइम बचेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल और ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को टच कर पाएंगे। चलिए इसको बोलते हैं वास्तविक वस्तु और इसको बोलते हैं आभासी वस्तु। अच्छा,
वास्तविक वस्तु मतलब वैसी वस्तु जिससे वास्तव में आपतित किरण बाहर निकलेंगी तो उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। और वैसी वस्तु जिससे हमें प्रतीत होगा कि वह आपतित किरण बाहर निकल रही है तो उससे हम क्या बोलेंगे, आभासी वस्तु बोलेंगे। यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी बिंदु, जो बिंदु ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु है, वह भी दो तरह की हो सकती है, या तो आभासी हो सकती है या तो काल्पनिक मतलब काल्पनिक हो सकती है या वास्तविक हो सकती है। उसी तरह से जो लाइन ऑब्जेक्ट है वह भी दो तरह की हो सकती है, या तो वास्तविक हो सकती है या तो आभासी हो सकती है। ओके, यानी सबसे पहले हम दर्पण के बारे में देखें, पुनः वस्तु के बारे में देखें कि वस्तु दो प्रकार की होती है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक लाइन ऑब्जेक्ट। और पुनः वस्तु को पुनः दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। वास्तविक वैसी वस्तु को बोलते हैं जहां से आपतित किरण मतलब वास्तव में बाहर निकलती होंगी तो उसको बोलते हैं वास्तविक वस्तु। और एक होता है आभासी, जहां से निकलती हुई प्रतीत होती है हमें। अब थोड़ा सा जानते हैं इमेज के बारे में। प्रतिबिंब, तो देखिए इमेज किसको कहते हैं, तो देखिए किसी प्रवर्तक सतह से आपतित किरण प्रवर्तन होने के बाद जहां पर कटती है या कटती हुई महसूस होती है उस बिंदु पर या उस जगह पर क्या होता है, हमारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, मतलब इमेज बन जाता है। और ये सारी चीजें आपने 9th क्लासेस और 10th क्लासेस में भी जानी होंगी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रियल इमेज और एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब और पुनः होती है आभासी प्रतिबिंब। ओके, यानी कि हमने क्या क्या देखा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रावर्तन के बाद जब आपतित किरण किसी बिंदु पर कटती है या कटती हुई महसूस होती है तो वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो तरह की होती है, या तो वास्तविक हो सकती है या तो आभासी हो सकती है। अच्छा, वास्तविक जो होती है प्रतिबिंब वह क्या होता है कि प्रवर्तित किरण के वास्तव में रियल में कटने के बाद बनती है। और आभासी प्रतिबिंब होती है जो कि प्रवर्तन के बाद कटती हुई महसूस होती है और वहां पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक चीज जानना है, जो रियल ऑब्जेक्ट है मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है,